और आज आप देख रहे हैं कि वो जेवर जो कहीं गुमनामी के अंधेरे में विलीन हो गया, आज वह जेवर पूरी दुनिया में चर्चा का इसलिए विषय बना हुआ है। यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क, नए नए शहर यहीं वसाए जा रहे हैं। वो फिनटेक सिटी हो, अमेरिकन सिटी हो, कोरियन सिटी हो, जापानी सिटी हो। तो यह जो परिवर्तन है वह परिवर्तन है योगी आदित्यनाथ जी के उस विजन की वजह से। लेकिन पीडीए में बहुत से लोग जानते हैं इस बात को कि किस सरकार के नेतृत्व में हम लोग सुरक्षित हैं। उनके समय में यहाँ जनपद में जो घोटाले हुए, ग्रेटर नोएडा में तो सीएजी के ऑडिट से सामने आया 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला। नोएडा में जब जांच हुई तो 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला। तो जब उन्हें घोटालेबाजों की सरकार कहा जाने लगा, तब फिर वो जातियों पर उतर कर आए, वो जातियों का राग अलाप रहे हैं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी घमासान जारी है। भले ही चुनाव 2027 में है, लेकिन चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर सत्ता दल हो, दोनों आपसी लड़ाई शुरू है। जनता भी उतने ही जोश में है। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो अभी 2027 के लिए सबसे अहम हिस्सा है जेवर, क्योंकि जेवर विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आई है, चाहे वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने होना हो, या फिर अगर हम 2 दिन से जेवर में घूम रहे हैं तो जेवर के जनता का भी मानना है कि जेवर में चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या फिर यहाँ पर फिल्म सिटी बनने की बात हो, ये तमाम सुविधाएं तो जेवर वालों को है। लेकिन जब हम जनता से बात किए तो जनता की भी राय आप सबने जानी, जेवर के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज हमें विधायक जी भी मिल गए हैं, और धीरेन्द्र सिंह जी, हम आपको बताएंगे वो लक्की विधायक हैं जिनके पास मैं इनसे वो मंत्र भी जानना चाहूँगी कि आखिर ये कौन सा मंत्र है। मैं जनता के बीच जब जा रही हूँ तो लगातार जो विधायक जी का नारा लग रहा है, सवाल बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना सवाल का जवाब आ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमें लेकिन सबसे पहले तो वो मंत्र बताइए, कौन सा वो मंत्र है जिससे जनता इतना प्रभावित है आपसे? नहीं, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरी आलोचना के माध्यम से मुझ तक पहुँचे हैं। हम 1-2 आलोचना भी है, कंप्लेन भी, काम भी है, वो भी बताऊंगी। और निश्चित लोकतंत्र की ये खासियत है कि चूंकि जब कोई आदमी चुनकर विधायक बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द तारीफ करने वालों का जमावड़ा होता है। लेकिन चूंकि राजनीति में हमारा आने का मकसद राजनीति रहा है और मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जब मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी की तो मैंने सोचा कि कैसे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लोगों ने मौका दिया, मैं यहाँ से विधायक बना, और आज आप देख रहे हैं कि वो जेवर जो कहीं गुमनामी के अंधेरे में विलीन हो गया था 2017 से पहले, आज वह जेवर पूरी दुनिया में चर्चा का इसलिए विषय बना हुआ है कि यहाँ एशिया का एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय है। उसकी वजह से यहाँ अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपने उद्योग लगा रही हैं। यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क जो पूरे देश को 5 मिले थे, एक उत्तर प्रदेश को मिला, वह भी जेवर में बन रहा है। कुल मिलाकर डेटा पार्क की हम बात करें या नए नए शहर यहीं वसाए जा रहे हैं, वो फिनटेक सिटी हो, अमेरिकन सिटी हो, कोरियन सिटी हो, जापानी सिटी हो, जापान की भी कई कंपनियां यहाँ अपने उद्योग लगा रही हैं। तो यह जो परिवर्तन है वह परिवर्तन है योगी आदित्यनाथ जी के उस विज़न की वजह से, जिसमें प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का भाव है। और मैं समझता हूँ ये तरक्की उन्होंने जेवर को चुना, और मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए चुना चूँकि यहाँ के किसानों ने आगे आकर इस क्षेत्र और इस प्रदेश के विकास के लिए अपनी उन ज़मीनों को दान दिया। दान ही कहूँगा मैं, चूँकि यहाँ बहुत गोलियाँ चलती थी, भट्टा पारसोल है ही हैं, जिकरपुर है ही हैं, तो यहाँ तो अधिग्रहण रुक सा गया था, लेकिन यहाँ के किसानों ने एक पहल की और विकास को रास्ता दिया। आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और जेवर उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, और ग्रोथ का इंजन जेवर ही बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का भी। और हमें यह भी खुशी है कि पहले हमारे नौजवान भाई रोज़गार के लिए अन्य प्रांतों पर आश्रित रहते थे, लेकिन आने वाले 5 साल में हम अपने नौजवानों को तो रोज़गार देंगे ही, हम इस लायक हो जाएंगे कि पूरे उत्तर भारत के
नौजवानों को हम यहाँ रोजगार के अवसर दे सकें। जेवर जेवर उन खुशनसीब क्षेत्र में से एक है और यहाँ की जनता ही वो अपने आप को उतना खुशनसीब बनाया है जो एक ऐसे विधायक जी को चुने हैं जो यही के जन्मभूमि भी है इनका और कर्म भूमि भी यही बन गया है। आप भी उतने ही खुशनसीब है, आपके आसपास ये चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम योजनाएं आई। लेकिन चुनौती की मैं बात करूंगी, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एयरपोर्ट तो बन गया, किसानों ने ज़मीन दिया, मुआवजे जो मिले हैं किसानों को, कितना किसान खुश है, और ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने होना है, आखिर एयरपोर्ट के साथ साथ कितना उड़ान भरने वाला है जेवर। यहाँ के आम लोगों को, ये जो जनता आज आपका गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट से यहाँ के लोगों को कितना रोज़गार मिलने वाला है, रोज़गार की रफ्तार क्या होगी उड़ान की। देखिए, उसका उदाहरण है दिल्ली में स्थित जो पालम गांव था, उसके आसपास आप देखें, वहाँ जब से एयरपोर्ट बना, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब की तरक्की का राज एयरपोर्ट में निहित है। जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आरंभ हो जाएगा तो बहुत ऐसे अनस्किल्ड लोग जो बेरोज़गार थे, तो उन लोगों को रोज़गार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, वो टूरिज़्म के हों, होटल के हों, ट्रांसपोर्टेशन के हों। यहाँ इतना कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित बहुत से व्यापार लोग कर पाएंगे जिसमें किसी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ औद्योगिक इकाइयों में अप्रैल पार्क आ रही है जिसमें यहाँ की 70% स्थानीय महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और अभी आपने मुआवजे की भी बात की थी, तो जेवर वह क्षेत्र है जहाँ भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुआवजा वृद्धि अगर कहीं हुई है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ के किसानों की है। जब मैं विधायक बना उस वक्त 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर यहाँ का मुआवजा था और आज 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। पहले फेज़ में 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ा, दूसरे में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ा और तीसरे और चौथे फेज़ के लिए 1200 रुपया प्रति वर्ग मीटर मुआवजा बढ़ना मुख्यमंत्री की उस सहृदयता का परिचय है जिसमें किसानों के प्रति एक सम्मान का भाव है। तो यहाँ के किसान और सभी लोग जो आश्रित थे खेती पर या यहाँ के जो व्यापारी हैं, आप घूमकर देखिए कि आज सभी का व्यापार बढ़ा है और आने वाला समय इस क्षेत्र में उन्हें और भी मौके देगा। और इसी उद्देश्य के साथ हमने एक विकास का रास्ता बनाया योगी जी के नेतृत्व में, और वह विकास इस क्षेत्र को ही नहीं, यहाँ के लोगों को भी बहुत आगे लेकर जाएगा। कितनी किसानों खुश हैं अभी आपके मुआवजे से? लगता है कि आपके यहाँ के किसान खुश हैं? देखिए, अगर मैं ये कह दूँ ये नीरज गोयल किसान हों कि मैं आपको 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा दिलवाऊंगा तो इन्हें 4300 का बुरा लगने लगेगा। ये मानव स्वभाव है। लेकिन हम जितना कर सकते हैं, ग्रेटर नोएडा भी इसी क्षेत्र में है, वहाँ आज भी 4100 रुपया मुआवजा, और हमसे बहुत पहले का विकसित क्षेत्र है, यहाँ से ज़्यादा डेवलप है। और हमेशा समय समय पर जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ के किसानों की जो भी समस्याएं उनके लिए मैं सरकार से द्वंद्व करता हूँ। और द्वंद्व के साथ साथ इस बार भी जब हमारा सत्र था तो किसानों के बहुत सारे मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और मेरी मीटिंग उच्चाधिकारियों से हुई, और हम बहुत जल्दी और भी बहुत सारी सुविधाएं किसानों को देने जा रहे हैं जिसकी घोषणा हम आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से करवाएंगे। हम ग्रेटर नोएडा के किसानों का भी मुआवजा बढ़वाने जा रहे हैं, नोएडा भी। कुल मिलाकर जो लोग इस विकास को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि वो भी विकास की योजनाओं के भागीदार रहें। हम ऐसा ही विकास चाहते हैं कि अगर उद्योगपति विकसित हो, व्यापारी विकसित हो, तो वह किसान भी उस विकास की दौड़ में साझीदार हो। इस तरीके का विकास हम लोग चाहते हैं। क्या लगता है 2027 में जेवर सेफ सीट है बीजेपी के लिए? जेवर तो मैं पहला चुनाव 23,000 वोट से जीता था, दूसरा 60,000 से, और इस बार तकरीबन 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे आई हूँ तो एक बार दिखाना हर्ष, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो तमाम हुजूम तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें दिखी कि आपके साथ अल्पसंख्यक समाज भी है और ये बड़ा आपके साथ है, समर्थन में है। लेकिन विपक्ष कितना बड़ा आपके लिए चुनौती है, क्योंकि इस बार अखिलेश जी बड़े जोर से पहले जो एमओआई समीकरण की बात करते थे, आज पीडीए का नारा लगा रहे हैं। तो आपके लिए चुनौती है कि नहीं अखिलेश जी?
वो पीडीए का नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके समय में यहाँ जनपद में जो घोटाले हुए, ग्रेटर नोएडा में तो सीएजी के ऑडिट से सामने आया 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला। नोएडा में जब जांच हुई तो 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला। तो जब उन्हें घोटालेबाजों की सरकार कहा जाने लगा, तब फिर वो जातियों पर उतर कर आए, वो जातियों का राग अलाप रहे हैं। लेकिन पीडीए में बहुत से लोग जानते हैं इस बात को कि किस सरकार के नेतृत्व में हम लोग सुरक्षित हैं। आज आप कानून व्यवस्था देखिए कि कोई भी ताकत नहीं किसी माफिया की जो किसी की तरफ आंख उठा ले। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और पुराने समय में आसपास क्या नंगा नाच होता था कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर, और यह जिला तो बहुत भुक्तभोगी है। यहाँ तो संगठित गिरोह थे, अपराध होते थे। आज यह अपराध मुक्त हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि जिस प्रदेश ने 9 साल में इतनी तरक्की की हो और सारी योजनाएं बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो समान रूप से दिया गया। इसलिए मेरे यहाँ का तो मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि हमारा हित किसमें सुरक्षित है, और यहाँ मुझे बहुत आयत से इन लोगों का समर्थन भी मिलता है। तो हम ऐसा ही तो देश चाहते हैं। ये समर्थन मुख्यमंत्री जी योगी जी के साथ भी है या विधायक जी तक ही है? निश्चित तौर से सब योगी जी के नेतृत्व में ही काम हो रहा है और सब लोग जानते हैं। यहाँ का एक परिवार, एक घटना हुई थी, मुस्लिम परिवार योगी जी से मिला था। वो यमुना एक्सप्रेस वे पे एक घटना हुई थी। तो उन लोगों का वर्जन था मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कि हमारी नज़र में तो कुछ और ही था मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को लेकर, लेकिन उनकी सहृदयता और सभी के प्रति जो गहरी उनकी संवेदनाएं थी उसे देखकर बहुत लोगों का भ्रम दूर हुआ। वो देखिए मुख्यमंत्री हैं और सबके हैं और सभी। क्यों मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, ये विपक्ष के द्वारा अभी भी ये बात कहा जा रहा है, अखिलेश जी बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, योगी जी मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि अभी SIR भी हुआ तो हमने देखा किस तरीके से, भले ही मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे थे कि अवैध वोटरों को हटाया जाएगा, लेकिन अखिलेश जी का एक ही कहना था कि अल्पसंख्यकों को हटा रहे हैं अवैध वोटरों के नाम पर, कह के बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के। अल्पसंख्यक समाज इनके साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये उनको सता रहे हैं योगी जी, सीधे उनका यही आरोप रहता है हमेशा। दरअसल उनका विषय ही नहीं है ये, वो तो संगठित करना चाह रहे हैं लोगों को गुमराह करके। जिस तरीके से एक जो है मॉडल प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, जो डेवलपमेंट हुआ है इस प्रदेश का, उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं। मुस्लिमों का उन्होंने कौन सा विकास किया, ये उनसे पूछने की बात है अखिलेश जी से। आज हर मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और विकास की दौड़ में बराबर का भागीदार है। एयरपोर्ट का अधिग्रहण हुआ, कई हज़ार लोग उस अधिग्रहण से प्रभावित थे। आज वो एक बेहतरीन कॉलोनी में रह रहे हैं नई सुख सुविधाओं के साथ में। तो यहाँ जो ये प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा एजेंडा लाएं जिससे हम चुनाव में अपने आप को खड़ा रख सकें। तो अब लड़ाई इस बात की चल रही है, ना कहीं किसी अल्पसंख्यक की वोट कट रही, ना किसी को परेशान किया जा रहा। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, आपने एक सवाल हिंदुत्व का किया, तो अगर राम के चरित्र को हम लोग आगे बढ़ाएं तो वो तो हमारे समाज को जोड़ने का काम करता है। राम तो ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने निषाद राज हों या मल्ला हों, एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का त्याग उन्होंने किया। तो ये तो हम ऐसे समाज की स्थापना करने जा रहे हैं जिसमें त्याग की भावना हो, करुणा हो और सभी लोग साथ मिलकर इस राज्य को और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। आप अभी सबरी और मल्लाह सबकी बात की है, अभी अखिलेश जी भी ये बात कह रहे हैं कि राम जी सबको लेके चलते थे, वैसे हम पीडीए को लेके चल रहे हैं। ये लोग सिर्फ राम राज की बात करते हैं लेकिन काम वैसा नहीं है बीजेपी वालों का। मुझे अच्छा लगा कि अखिलेश जी आज रामचंद्र जी को इस बहाने याद कर रहे हैं कि वो निषाद और बाकी लोगों को साथ लेकर चलते थे सबरी को। चलिए ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, नहीं तो उन लोगों के मंसूबे तो ऐसे रहते थे कि वो जो है जिस धर्म को मानने वाले लोग थे उन पर गोली चलवाना, लाठियां चलवाना। उनके लोग, मथुरा हमारी जो है पौराणिक नगरी है, वहाँ सड़कों पे किस तरीके से एक स्वामी जी की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए पुलिस पे फायरिंग की गई। और जो गुंडे माफिया उन्होंने इस प्रदेश में पनपाए,
आज वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं, तो वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो भगवान श्री राम के नाम पर आ गए। डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश ने डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन चंद लोगों के लिए। बिजली आती थी कुछ विशेष जनपदों में। आज जब से योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हर ज़िले में 18 से 24 घंटे बिजली आ रही है। हर ज़िले में समान रूप से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। और जितनी भी सरकारी योजनाएं, वो मुस्लिम हों, हिंदू हों या किसी भी जाति के हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको समान रूप से उसका लाभ दिया जा रहा है। अखिलेश जी अगर केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं तो मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। और भी वो सैफई महोत्सव जो खर्चा होता था, इस बात को अगर वो पहले ही सोच लेते तो मुझे और भी अच्छा लगता। वो इस लाइन पे आ गए हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस बार क्या होने वाला है? ये सबका प्रभाव कुछ अलग होगा या लगता है कि जनता अभी आपके साथ है? ये क्या है मतलब? देखिए, जनता समझ चुकी है। और योगी जी का जो नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, इस देश और विदेशों में भी इस मॉडल की चर्चा होती है। योगी जी आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में आएगी। आ रहे 27 में आप लोग? निश्चित, कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।